नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट साबित रहने वाली है। हम आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुके हैं। पूरी मेहनत से पूरी क्लास को पढ़ना है और इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। पहला प्रश्न आपके सामने स्टार्ट करते हैं। देखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन ए एस.एन. जोशी, पी.पी. जोशी, बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजमूदार। तो याद रखना दोस्तों, जो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक बी.डी. सावरकर जी हैं। याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, कि भारतीय सिविल सेवा, जिसे हम ICS कहते हैं, इंडियन सिविल सर्विस, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? याद रखना ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए फरिंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फतेंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर क्या है? तुरंत आपको कमेंट में लिखना है। इसका सही जवाब फतेंद्रनाथ टैगोर जो हैं भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, ये प्रश्न जो है करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने की संभावना बहुत बनती है। देखिए, पहला प्रश्न है कि सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला? हाल ही में जो व्यास सम्मान मिले हैं वो कौन से नंबर के हैं, वो आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए वेडू की डायरी, ऑप्शन बी कौन देश का वासी और वेडू की डायरी। ये हमारा सही जवाब है। हाल ही में सूर्यबाला जी को कौन देश को वासी और वेडू की डायरी की उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला है। बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में बस 10-20 दिन पहले ही इनको मिला है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बनता है प्रश्न। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इनके नए गवर्नर के रूप में किन को नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा, रघुराम राजन। आप सब जानते हैं 25वें नंबर के कौन थे सर? वो हमारे शक्तिकांत दास थे, लेकिन हाल ही में 26वें नंबर के बन चुके हैं संजय मल्होत्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कलारीपट्टू, छठ पूजा, भवाई, कथकली। तो इनमें से क्लासिकल डांस आप भली भांति जानते हैं, कथकली जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि क्लासिकल डांस कहाँ का है? केरल का। और बात कर लेते हैं बाकी ऊपर जो है भवाई। भवाई कहाँ का फेस्टिवल है सर? ये भवाई हमारा राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का भवाई है। अगर इस प्रकार से भवई लिख के आता है भवई, ये हमारा गुजरात का है, और भवाई कहाँ का है? राजस्थान का है। चलिए अब बात कर लेते हैं छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का एक अद्वितीय त्यौहार है। याद रखना इस बार को। छठ पूजा जो है बिहार का अद्वितीय त्यौहार है, और इसमें भगवान सूर्य की पूजा करते हैं यहाँ के लोग छठ पूजा में। और गलती से दुर्गा पूजा लिख के आए, याद रखना, एक भी मिस्टेक नहीं करनी है, कन्फ्यूजन नहीं करनी है एग्जाम में। दुर्गा पूजा कहाँ का सर? ये पश्चिम बंगाल का है, और छठ पूजा कहाँ का? बिहार का है। चलिए अब बात करते हैं कलारीपट्टू। कलारीपट्टू जो है एक मार्शल आर्ट है, वो कहाँ का सर? कलारीपट्टू केरल का मार्शल आर्ट है। क्या है सर? मार्शल आर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में BPSC के एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बहुत ईजी प्रश्न भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी, तापी नदी। तो बंगाल का शोक कहते हैं, याद रखना, दामोदर नदी को। ये पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि बिहार का शोक किसे कहते हैं सर, तो बिहार का शोक कहते हैं हम कोसी नदी को। किसको? कोसी इसका राइट आंसर होगा, बिहार का शोक, और बंगाल का दामोदर नदी। आप यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? याद रखना, हाल ही में 2024 में जो भारत रत्न अवार्ड मिले थे, याद रखना, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, इनको मिले थे, बल्कि इनको नहीं मिला था। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? ऑप्शन ए भारत रत्न, शौर्य चक्र, कलिंग पुरस्कार, अशोक चक्र। याद रखना, रक्षा कर्मियों जो अपने देश के लिए जो लोग होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनको अशोक चक्र प्रदान करते हैं। याद रखना इस बात को। अशोक चक्र किसे मिलता है? रक्षा कर्मियों को, रक्षा करने वाले व्यक्तियों को, या फिर सिपाहियों को, सैनिकों को अशोक चक्र मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत रत्न डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष और चंदन का वृक्ष। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता ही सकते हैं। तो आप जानते हैं पीपल के वृक्ष की भांति इसके पत्ते की डिज़ाइन होती है। यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड की आपको यहाँ पर इमेज आपको दिख पा रही होगी। आशा है कि इसको आप देखकर क्लियर आप समझ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? कि अर्जुन अवार्ड में कितनी राशि मिलती है? 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये। तो अर्जुन अवार्ड पहले बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। फिर जो अर्जुन पुरस्कार है याद रखना 1961 में स्टार्ट होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि 1961 में शुरुआत होती है इसकी। और याद रखना ये हमारे खेल कूद के क्षेत्र में जितने भी हमारे खेल हैं कूद हैं उन सब के क्षेत्र में इसको प्रदान करते हैं। और इसका राइट आंसर हमारा इसमें 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? याद रखना राजस्थान का जो सपेरा डांस है इसका राइट आंसर हमारा कालबेलिया डांस होगा। जो कालबेलिया नृत्य है इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, इस बात को याद रखना, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में ये शामिल है कालबेलिया डांस। और इसको सपेरा नृत्य भी कहते हैं सर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सपेरा डांस भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा, शिवांगी पाठक और प्रियंका मोहिते, मालवद पूर्णा। याद रखना 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली इनका नाम है प्रियंका मोहिते, जिन्होंने 8,000 से मीटर की ऊंची चोटियों को 5 बार फतेह किया है। और आपसे पूछता है कि पहली विकलांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। इन्होंने, ये विकलांग महिला हैं, इनके दोनों पैर नहीं हैं, फिर भी इन्होंने जो हमारी माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, इसको फतेह किया है अरुणिमा सिन्हा ने। ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है, याद रखना इस बात को। चलिए निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ह्यूमरस, फिबुला, टिबिया, फीमर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ह्यूमरस जो है ये हमारी पैर की हड्डी नहीं होती है। यहाँ पर आपको जो रेड कलर में दिख रही है ये हमारी फीमर हड्डी होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और बात करें टिबिया, तो यहाँ पर इस येलो कलर की जो हड्डी है इसे टिबिया कहते हैं। और बात करें फीमर, तो जहाँ पर आपको यहाँ पर दिख पा रही होगी फीमर ऊपर देख ली। और जो हमारी फिबुला है ना, ये वाली जो ग्रीन कलर की है, ये हमारी फिबुला हड्डी है। आशा है कि यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? फेफड़ा करता है, हृदय, यकृत, तिल्ली। तो रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, इसका आंसर आप देना कमेंट में। बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट बनता है, इसीलिए आपको इसका उत्तर देना ही होगा। चलिए महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। चलिए महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू कहाँ पर हुआ था? 1920, 1914, 1970, 1947। तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया 1917 में। और क्यों किया? फिर इन्होंने नील की खेती के लिए स्टार्ट किया था। और कहाँ पर किया? ये बिहार में स्टार्ट हुआ, याद रखना इस बात को। चंपारण बिहार में स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो आप जानते हैं आर्टिकल 1 से 5 तक हमारा क्या आता है? फिर आर्टिकल 1 से 5 तक हमारा भाग 1 में आता है, जिनमें राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। और आर्टिकल 5 से 11, ये आर्टिकल जो 5 से 11 है सर, इसमें हमारे भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 की बात करते हैं इसमें, आर्टिकल 5 से 11। और इसमें हमारी नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की बात करते हैं, नागरिकता की बात होती है आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता। बात करें आर्टिकल 12 से 35, ये हमारा भाग 3 में आता है सर। आर्टिकल 12 से 35 जो है हमारे भाग 3 में आता है। इसमें सर क्या है? इसमें हमारी मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स इसमें आते हैं, मौलिक अधिकार। और ये भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार, याद रखना इस बात को। चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल 36 से 51, ये किस में आते हैं? सर आर्टिकल 36 से 51 हमारे भाग 4 में आते हैं सर। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं। और इसमें क्या है सर? इसमें हमारे DPSP है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे आर्टिकल 36 से 51 भाग 4 में आते हैं। और याद रखना आयरलैंड जो हमें
जो DPSP है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हमने कहाँ से, ये हमने आयरलैंड से अपनाए हैं। आशा है कि यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 42, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 60। तो कानून के समक्ष समानता किससे सर? ये हमारा आर्टिकल 14 में लिखित है कि हम कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करते हैं और संरक्षण भी। तो आर्टिकल 14 इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सरहुल फेस्टिवल जो है सर, ये कहाँ का? ये झारखंड का एक फेमस फेस्टिवल है सरहुल फेस्टिवल। बहुत ईजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। सरहुल कहाँ का? झारखंड का एक क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान का कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं वो आपको कमेंट में लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, सुभद्रा, बलराम। तो पुरी की रथ यात्रा जो है भगवान कृष्ण, सुभद्रा, बलराम इन तीनों की सम्मान में निकाली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ पर सर? ये उड़ीसा में है। पुरी कहाँ पर सर? पुरी उड़ीसा राज्य में, याद रखना इस बात को। और आपको बताना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला प्रश्न है कि धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। याद रखना जो डांडिया फेस्टिवल फिर कहाँ का? ये गुजरात का एक फेमस और महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। गुजरात इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, कि पेड़ रात में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो पेड़ जो है रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? संसद, संविधान, राष्ट्रपति, जनता। तो प्रस्तावना के अनुसार राष्ट्रपति के पास अंतिम शक्ति होती है। चलिए इस प्रश्न में डाउट है, इस याद रखना इस प्रश्न में पेड़ जो है ऑक्सीजन करते हैं, इसका राइट आंसर ऑक्सीजन होगा सर। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर तो आपको कमेंट में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, अमेरिका। तो उपग्रह हमारा आर्यभट्ट जो है सर, ये हमने किसकी सहायता से? ये हमने रूस की सहायता से लॉन्च किया था। याद रखना इस बात को। चलिए भारत में रेल किस समय स्टार्ट हुई थी? तो 1853 में हमारी रेल स्टार्ट होती है। मुंबई से थाने तक चलती है। मुंबई से लेकर थाने तक चली पहली ट्रेन और लॉर्ड डलहौजी के समय स्टार्ट हुई थी। चलिए RPF का गठन कब हुआ था? इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में आप जानते हैं संजय मल्होत्रा है। और पहले की बात करें उनका नाम CD देशमुख पहले थे, यानी कि चंद्रमुख देशमुख इनका पूरा नाम है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संबंधित हुआ था? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, तो उसका नाम हिरोशिमा पर सबसे पहले, जो कि जापान का एक शहर है, यहाँ पर परमाणु बम गिराया था। इसकी वजह से यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हुई थी। याद रखना इस बात को। और अमेरिका ने यहाँ पर बम गिराया था। जापान का शहर है। भारत के किस पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो याद रखना भूटान की आधुनिक भाषा है उसका नाम है, याद रखें इस बात को, नगोल्ट्रम, ये इसकी आधुनिक भाषा है। किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहते हैं? थाईलैंड को सफ़ेद हाथी की भूमि कहते हैं, थाईलैंड कंट्री को। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए फसल उत्सव नवन्ना भारत के किस राज्य में मनाते हैं? तो नवन्ना कहाँ का? ये तमिलनाडु का एक फेमस फेस्टिवल है, तमिलनाडु का नवन्ना, जो कि फसल काटने के बाद मनाते हैं, तमिलनाडु का नवन्ना। चलिए हाल ही में किसी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? ये आप जानते हैं। जो 9वीं अनुसूची है वो आप जानते हैं, जिसके माध्यम से पहला संविधान संशोधन हुआ था, जो कि हमारा भूमि सुधार से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न नेक्स्ट, इस अगले प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट सेक्शन में कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को भारत कहा गया है? परिसंघ, महासंघ,
परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ राज्यों का संघ। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जय हिंद जय भारत। और इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है, इसका भी जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो। ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इनका उत्तर देना। जय हिंद।